मनुष्य में शक्ति की कमी नहीं होती, संकल्प की कमी होती है। दोस्तों, जिंदगी वह नहीं जो आपको मिलती है, जिंदगी वह है जो आप बनाते हैं। इसलिए अपने रास्ते खुद चुनें और संकल्प के साथ अपनी ऊर्जा का भरपूर उपयोग करें, क्योंकि आपसे बेहतर आपको और कोई नहीं जानता। इसी सोच और विचार के साथ आप सभी का स्वागत आपके अपने कार्यक्रम धरती धोरारी में। स्वीकार करें कोमल कौशिक का प्रणाम। कहते हैं भविष्य केवल उनका है जो सपनों की सुंदरता में यकीन करते हैं, और सपनों को साकार करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है समय पर अवसरों को पहचान कर उनका उपयोग करना। और आज के हमारे मेहमान ऐसे ही व्यक्तित्व हैं जिन्होंने समय पर अवसरों को पहचान कर अपनी कड़ी मेहनत से अपना एक मुकाम हासिल किया। आइए मिलकर के स्वागत करते हैं आज के हमारे मेहमान कोमोडोर कमलेश कुमार, जो कि अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक हैं हिंदुस्तान साल्ट एवं सामर साल्ट, भारत सरकार। सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन हमारे इस मंच पर। कोमल कौशिक जी, हार्दिक प्रणाम आपको। बहुत बहुत आभार मैं व्यक्त करना चाहूँगा ये हमें मौका देने के लिए, और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आपसे जुड़ने का मौका मिला है और आपके साथ रूबरू होने के लिए। कैसा लग रहा है सर हमारे साथ इस मंच पर बैठ करके आपको? मुझे बहुत प्रसन्नता है कि मुझे एक मौका मिला है जिसके थ्रू मैं आपको अपने कुछ विचारों से अवगत कराऊं, और मेरे लिए बहुत गर्व का मौका है कि आपने मुझे मौका दिया, और मैं गर्वान्वित महसूस कर रहा हूं। जी, जीवन के पन्नों को अगर हम पलटते हैं तो हर एक इंसान के जीवन का एक मुख्य हिस्सा होता है उसका बचपन। अगर हम बात करें आपके बचपन की, तो आप कहाँ पले बड़े, कैसा रहा आपका बचपन? मैं अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करता हूं, क्योंकि मेरा बचपन अपने बिहार के एक छोटे से गांव वासुदेवपुर चंदेल में हुआ, जो कि वहाँ के वैशाली ज़िले में है। मेरे पिताजी उसी गांव में करीब 40 साल तक वो एक स्कूल में प्रधानाध्यापक थे, और उनके कारण गांव के लोग मुझे अच्छी तरह जानते थे। और उस गांव में मेरी अच्छी देखभाल इसीलिए हुई क्योंकि कहा जाता है कि एक बच्चे को बड़ा करने में एक परिवार नहीं, एक गांव की ज़रूरत होती है, जो कि आजकल के बच्चों को वो मौका नहीं मिल पाता है। और मेरी शुरू की जो 5th 6th तक की जो पढ़ाई थी वो ग्रामीण स्कूल से हुई थी। वहीं पे हमारी एक अपर प्राइमरी स्कूल थी हिंदी माध्यम की, उसके थ्रू मैंने पढ़ाई की, और बहुत ही अच्छा सफ़र रहा। बहुत चीज़ों को सीखने का मौका मिला, प्रकृति के साथ रहने का मौका मिला, और अपने बड़ों से भी बहुत सारी अच्छी चीज़ों को सीखने का मौका मिला। बहुत बढ़िया। आपने पढ़ाई की बात करी, अगर हम आपकी शिक्षा की बात करें, स्कूल एजुकेशन आपकी झारखंड के तिलैया सैनिक स्कूल में हुई जी, और आगे आपने बीएससी किया जेएनयू से 1989 में, एमएससी किया उसके बाद आपने नॉटिकल साइंस में क्यूसेट यूनिवर्सिटी से 1998 में। उसके बाद आपने अगेन एमएससी किया स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ नेवल ऑपरेशन में मद्रास यूनिवर्सिटी से 2007 में, और इसी विषय में आपने एमफिल किया 2017 में मुंबई यूनिवर्सिटी से। अगर हम आपके स्कूल में पीछे की तरफ जाते हैं तो आपने एनसीसी ज्वाइन किया हुआ था, और 1983 में जब आप 8th क्लास में थे तो आपको मौका मिला रिपब्लिक परेड में स्टेट को रिप्रेजेंट करने का, जहां आप स्टेट लेवल पे बेस्ट कैडेट रहे और नेशनल लेवल पे आपकी 3rd पोजीशन रही, और भारत सरकार के रक्षा मंत्री द्वारा आपको कांस्य पदक से सम्मानित किया गया। तो क्या यहीं से आपको देश सेवा हेतु सेना में जाने की प्रेरणा मिली, या और कोई खास वजह रही? मैं इसका 2 लाइनों में उत्तर दूंगा। सबसे पहली बात है कि भारतीय सेना के बारे में मुझे ज़्यादा कोई नॉलेज नहीं था जब मैं अपने गांव में था, लेकिन दिल में एक चाह थी कि सैनिकों की जो जीवन होती है वो बहुत अच्छा होता है, और अगर मौका मिले तो मैं भी एक सैनिक बनना चाहूँगा। केवल यही एक चाह थी। इसी चाह ने मुझे अपने गांव के स्कूल में प्रिपरेशन करके सैनिक स्कूल के एडमिशन टेस्ट में पास करने का अवसर दिया जी, और इसी चाह के कारण मैं एक हिंदी मीडियम से एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में गया। मैं ये कहूँगा कि मेरे लिए ये सफ़र जो था, एक ट्रांजिशन जो बोलते हैं फ्रॉम अ हिंदी मीडियम टू इंग्लिश मीडियम, ये थोड़ा कठिन था, क्योंकि जब मैंने अपना स्कूल का प्राथमिक प्रशिक्षण बंद किया था, उस समय मैं नॉर्मल जो आजकल पढ़ाई की जाती है, ABCD पढ़ाया जाता है, A फॉर एप्पल, वो सीख रहा था। लेकिन मुझे क्लास 6 में एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन मिला जी, तो मेरे लिए काफ़ी कठिन था, क्योंकि पूरी पढ़ाई का माध्यम इंग्लिश था। लेकिन ये जो कठिनाई थी
वो मेरे लिए एक अच्छी चीज़ साबित हुई कि मुझे कठिन परिश्रम करने का जो एक होता है मौका मिला, और उसके बाद में थ्रू आउट लाइफस्टाइल बना लिया कि ओनली वे टू सक्सीड इन लाइफ इज़ टू वर्क हार्ड। जी जी। तो हिंदी टू इंग्लिश का जो हमारा जो ट्रांजिशन था, इस ट्रांजिशन में को मैंने इतनी नज़दीकी से लिया कि जैसा कि आपने कहा कि क्लास 8 तक पहुंचते तक मैं अपने स्कूल का वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट बन गया। अरे वाह। एंड उसके कारण ही मुझे अपने स्कूल से चूज़ किया गया एनसीसी से कि मैं जाके जो स्टेट लेवल पे कंपटीशन है एनसीसी कैडेट्स का, उसमें पार्टिसिपेट करूं। और इसी चाह ने मेरे को वहाँ पे भी अपने बिहार स्टेट में एनसीसी के जूनियर विंग में बेस्ट कैडेट बनने का मौका दिया जी। और इस चीज़ में मैं एक सिंपल चीज़ कहूँ कि अंदर से अगर आदमी एक अपनी चाह बना ले और उसके प्रति पूरी अपने आप को न्यौछावर कर ले, तो दुनिया की ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो कि आदमी अचीव नहीं कर सकता है। सो मैं एक छोटा सा चीज़ कहूँगा कि क्लास 8 जो हमारी 2-3 साल की जो जर्नी थी जी। इन 3 साल के पहले मुझे शूटिंग होती है, फायरिंग, वो नहीं आती थी। एक जो कैडेट को होता है मार्च पास्ट करना, वो नहीं आता था। एक क्रॉस कंट्री रन होती है, वो नहीं आता था। डिक्लेमेशन, डिबेट, जनरल नॉलेज, किसी भी चीज़ की कुछ मुझे नॉर्मल में गांव के स्कूल से था, कुछ पता नहीं था। कि इन 3 सालों में मेरे अंदर जो बदलाव आया और उस बदलाव का जो एक एक्सेप्टेंस आया कि इन टर्म्स ऑफ कि मैं स्टेट का बेस्ट कैडेट हुआ, उसने मेरी इन कार्य की जो मेरी एक शैली थी जी। उसको और मजबूत करने में काफ़ी मुझे योगदान दिया जी। उसके बाद मैं नेशनल लेवल पे गया एज अ बेस्ट कैडेट फ्रॉम द स्टेट ऑफ बिहार, एंड वहाँ पे जो कॉम्पिटिशन्स हुए उसमें भी मैंने अच्छा किया, एंड दैट्स वाई उन्होंने मुझे 3rd पोजीशन दिया। जी। तो ये सब जो था कि मेरी जो आंतरिक शक्ति थी, आंतरिक जो मेरे काम करने की चाह थी, उनको और सुदृढ़ बनाने में ये छोटी छोटी सफलताओं ने मेरे को साथ दिया। इसके बाद सैनिक स्कूल का पूरा दौर बहुत अच्छा रहा, क्योंकि इन्हीं सफलताओं के साथ मैं और अच्छा बनने की ओर हमेशा अग्रसर रहा। और सैनिक स्कूल में उन दिनों हम क्लास 11th के बाद एनडीए ज्वाइन करते थे, और मेरा फर्स्ट चॉइस था कि मैं डिफेंस में ही जाऊं। मेरे स्कूल से कई लोग आईएएस आईपीएस में मेरे जो बैचमेट थे गए, लेकिन उस तरफ मेरा रुझान नहीं था, ना ही इंजीनियरिंग और मेडिकल की ओर था। जी जी। तो क्लास 11th में जो हमारा फर्स्ट चांस था उसमें मैंने यूपीएससी का एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर किया और मैं नेशनल डिफेंस एकेडमी में गया। सभी लोग मेरे क्लास में आर्मी और एयरफोर्स के लिए ऑप्ट कर रहे थे, मैं थोड़ा डिफरेंट होना चाहता था, इसीलिए मैंने नेवी के लिए ऑप्ट कर दिया। मुझे नेवी के बारे में कुछ पता नहीं था उस समय तक, जो कि मैं नेवी का ही एनसीसी में कैडेट आर्मी का था, लेकिन नेवी के बारे में मैंने ऑप्ट कर दिया, जो कि मेरे लिए एक नया फील्ड था। जी जी। और एनडीए में भी मैंने अच्छा किया, और उसके बाद मुझे कमीशन मिला और मैं एक ऑफिसर बना एनडीए के बाद में। उसके बाद नेवी की दौड़ शुरू हुई। जी। तो इन सारी चीज़ों में एक ही चीज़ कहूँगा कि मैं हमेशा ज़मीन से जुड़ा रहा, बहुत बढ़िया। परिश्रम में हमेशा विश्वास किया, और एक हमेशा अपने लिए ऊंची गोल को लेके उस तरफ अपने आप को अग्रसर करा। तो ये छोटी सी चीज़ थी उसको कि मैंने परखा नज़दीकी से और अपने तरीके ढूंढे और अपने गोल्स को अचीव करी। जी जी। जैसा आपने कहा एनडीए एग्ज़ाम के लिए 1986 में आपने एनडीए एग्ज़ाम्स में सिलेक्शन हुआ इंडियन नेवी के लिए, और कमीशन मिला आपको 1989 में, और सब लेफ्टिनेंट के रूप में आप कार्यरत हुए। आज जो ऑफिसर लेवल पे सेना में एंट्री का जो मौका मिलता है, जो एक तो 12th एग्ज़ाम के बाद एनडीए एग्ज़ाम के द्वारा और ग्रेजुएशन के बाद सीडीएस एग्ज़ाम के द्वारा, जो आजकल के हमारे युवा हैं, वर्तमान युवा जो देश सेवा के लिए आना चाहते हैं ऑफिसर्स लेवल पे सेना में, तो वो इन एग्ज़ाम्स की तैयारी किस प्रकार करें? अगर आप ये मार्गदर्शन दें तो शायद हमारे युवाओं के लिए ये बड़ी उपयोगी जानकारी होगी। सबसे पहले ये मैं बताना चाहूँगा कि कोई भी व्यक्ति जो फ़ौज में एज ऑफिसर आना चाहता है, वो एक व्यवसाय के रूप में ना ले जी। कि वो एक प्रोफेशन ज्वाइन कर रहा है जाकि ताकि उसे कुछ सैलरी मिले। वो ये सोच के चले कि मैं एक जीवन शैली जो कि फ़ौज की है उसको अपनाना चाहता हूँ, और उस जीवन शैली से मुझे प्यार है। क्यों? क्योंकि वो जीवन शैली मुझे निस्वार्थ ढंग से देश की सेवा के लिए प्रेरित करता है और उस मार्ग पर ले चलता है। अगर जिसके अंदर ये जज्बा हो गया जी जी
तो इस जज्बे के साथ कोई भी व्यक्ति किसी भी एग्ज़ाम में फेल नहीं कर सकता है, क्योंकि ये जज्बा ही उसके लिए ड्राइविंग फोर्स होगा जो कि इंश्योर करेगा कि वो रिटन एग्ज़ाम में पास करे। उसके बाद जो एक एसएसबी 4-5 दिनों की एक होती है वहाँ पे इंटरव्यू, उसमें क्लियर करे, क्योंकि सभी लोग उसी जज्बा की खोज में रहते हैं। जो इंटरव्यू भी होता है उसमें ये देखना चाहते हैं कि ये व्यक्ति कितने ढंग से इंटरनली मोटिवेटेड है इस फौज में को ज्वाइन करने के लिए और देश के लिए निस्वार्थ सेवा करने के लिए। जी। तो इस जज्बा को सबसे पहले बनाना है, और ये जज्बा अगर आपके अंदर आ गया तो आप 100% श्योर रहिए कि आप क्लियर कीजिएगा और आप एक फ़ौजी अफसर बन जाइए। और उसके बाद आपके फ़ौज की जर्नी भी रहेगी, वो भी बहुत ही उम्दा रहेगी, बहुत ही आनंददायक रहेगी और बहुत ही सफलतापूर्वक रहेगी। जी। आगे हम आपके इंडियन नेवी के कार्यकाल की अगर बात करें तो करीब 13 शिपों पे आपने काम किया, जिसमें 2 वारशिप में आप कमांडिंग ऑफिसर के रूप में रहे और 2 वारशिप में आप सेकंड इंचार्ज रहे, और ऑपरेशंस प्लानिंग ऑफ सदर्न नेवल कमांड के आप इंचार्ज भी रहे। जी। आपका स्पेशलाइजेशन रहा कॉम्बैट डाइवर, डायरेक्शन एंड नेविगेशन, और करीब 31 साल की आपने इंडियन नेवी में सेवाएं दी और इसके लिए आपको विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया। अगर हम बात करें इंडियन नेवी में कार्य क्षेत्र की, तो यहाँ किस तरह की चुनौतियाँ होती हैं और सबसे बड़ा चैलेंजिंग टास्क आपके लिए क्या रहता है? मैं शुरुआत करूँगा कि जनरली हमारा जो देश है वो 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है जी। लेकिन एक बोलते हैं कि हम लोगों के अंदर एक समुद्री ख्याल जो होता है कि बोलते हैं उसको हम कि नॉलेज फॉर मेरीटाइम एक्सपेंशन, नॉलेज फॉर गोइंग टुवर्ड सी, ये सब हम लोगों में बहुत कम है। क्योंकि पुराने ज़माने में कहा जाता है कि जो 7 समुंदर गया वो अच्छा आदमी नहीं है। तो इस कारण हमारे लोग किसी कारणवश समुद्र या नेवी में या समुद्री चीज़ों में पुराने समय से ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते थे। तो सबसे बड़ी बात है कि नेवी जब हम ज्वाइन करते हैं तो शिप की जो लाइफ है वो लैंड के लाइफ से डिफरेंट है। जी। शिप हमेशा पानी के ऊपर उथल पुथल करती रहती है। तो कई लोगों को सी सिकनेस होता है, मतलब आप उसमें कंफर्टेबल नहीं रहते हैं। तो एक होता है सबसे बड़ा चैलेंज कि आप अपने आंतरिक शरीर को ऐसा बनाएं कि आप सी सिकनेस को ओवरकम करके अपना काम करते रहें। तो शुरू में एक ये होता है कई लोगों के लिए चैलेंज कि सी सिकनेस को आप कंट्रोल करें। दूसरी होती है कि आप पूरे ज़मीन से दूर हैं, वहाँ पे आपकी जो एक छोटी सी दुनिया होती है एक शिप के अंदर होती है, एक सबमरीन के अंदर होती है। उसमें जितने लोग हैं हर एक व्यक्ति के लिए कुछ ना कुछ कार्य होता है और हर एक व्यक्ति का कार्य बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि एक आदमी एक कार्य नहीं करे उससे शिप में एक बहुत बड़ा हताहत हो सकती है। तो हर एक व्यक्ति को प्रोफेशनली काफ़ी कॉम्पिटेंट होना होता है, अपने काम को अच्छी तरह जानना होता है और एट द सेम टाइम उसे जो सी सिकनेस वगैरह की चीज़ें हैं उसके ऊपर काबू पानी पड़ती है। और नेवी तीनों सर्विस में सबसे ज़्यादा टेक्निकल है और सबसे ज़्यादा प्रोफेशनल है, क्योंकि एक आदमी का जो काम है दूसरा आदमी नहीं कर सकता। जी। और उस काम के लिए वो आदमी सबको सबसे अच्छा बनाया जाता है प्रशिक्षण के थ्रू, क्योंकि नेवी के अंदर जो प्रशिक्षण है वो बहुत ही उम्दे क्वालिटी की है। हम अपने ही देश नहीं विदेश के लोगों का भी प्रशिक्षण करते हैं और इंडियन नेवी की जो ट्रेनिंग है इज़ कंसीडर्ड वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। जी। तो सभी लोग आके यहाँ पे सीखते हैं। इसी कारण हमारे ऑफिसर्स भी जो हैं या जवान जो हैं उनकी ट्रेनिंग इतनी अच्छी होती है कि उनकी परफॉर्मेंस जो जहाज़ पे है बहुत ही अच्छे ढंग की होती है। जी। और इसी कारण नेवी एक वन ऑफ द मोस्ट प्रोफेशनल नेवी है दुनिया में। अच्छे नेवी में इंडियन नेवी की गिनती होती है और ये सब का जड़ जो है वो है जो मैन पावर यहाँ की और ट्रेनिंग है वो इतने अच्छे ढंग की है कि अपने आप ये सब अच्छाइयाँ इनके साथ जुड़ जाती हैं। जी। आपने ट्रेनिंग की बात की और इंडियन नेवी पे आप खुद एक प्रशिक्षक रहे हैं कई जगह, जिसमें कैडेट्स ट्रेनिंग शिप कोच्चि में आप ट्रेनिंग ऑफिसर रहे हैं। उसके बाद आप नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़क वासला में आपने इंस्ट्रक्टर के रूप में सेवाएं दी हैं और आगे आपने नेवल एकेडमी मंडोवी में आप ट्रेनिंग कमांडर रहे हैं और इंडियन नेवल एकेडमी एजी माला जो कि केरल में है वहाँ आपने स्टेशन कमांडर के रूप में प्रशिक्षण का कार्य किया। तो एक प्रशिक्षक के रूप में आपके कार्य और अनुभव कैसे रहे? मैं काफ़ी लकी था क्योंकि इंडियन नेवी ने मुझे इस रूप में पाया कि हर स्टेज में मुझे वो प्रशिक्षक बनाने के लिए का मौका दिया उन्होंने। और मैं एज ए यंग लेफ्टिनेंट जो होता है 3-4 साल की सर्विस थी उस समय भी मैं एक प्रशिक्षक के रूप में था और एज ए वेरी सीनियर ऑफिसर एज कोमोडोर भी मैं एक प्रशिक्षक था। तो हर एक रैंक में हर एक पोजीशन में मुझे प्रशिक्षक का अलग अलग दर्जे में काम करने का मौका मिला। सबसे पहली बात ये कहना चाहूँगा मैं कि जो सबसे
एक कैडेट्स ट्रेनिंग शिप या नेशनल डिफेंस एकेडमी या इंडियन नेवल एकेडमी या अन्य जगहों में जहाँ पे भी मैं प्रशिक्षक था, हमें सबसे पहले ये जानना होता है कि जब मैं एक अंडर ट्रेनिंग ऑफिसर था, जब मैं एक स्टूडेंट था, जब मैं सीख रहा था, उस समय मेरी चाह क्या थी कि मेरे प्रशिक्षक में क्या क्या होना चाहिए जी, और वो हमें किस ढंग का प्रशिक्षण दें। तो उन दिनों एज आपने कैडेट जो फील किया था कि हमारे इंस्ट्रक्टर्स ट्रेनर्स इतने अच्छे हों और ऐसे ट्रेन करें, और जो जो कमियां आपने पाई थी उन कमियों को ध्यान में रखते हुए आप उन सारी क्वालिटीज़ को अपने आप में लाके और फिर आप अपने लोगों को टीच करते हैं, उनको ट्रेन करते हैं, प्रशिक्षण देते हैं। और प्रशिक्षण एक ऐसी चीज़ है कि एक होती है फीडबैक मैकेनिज्म, कि आपने जिसको जो सिखाया आप देखिए उसका क्या फीडबैक है, वो उसके लायक बना या उसमें कुछ कमियां हैं। तो आपको एक चैनल खोल के रखना पड़ता है कि उसने कहाँ तक सीखा, उसकी क्या डिग्री है ऑफ लर्निंग, उसके क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं, उसमें आप कैसे सहायक बन के उसे और अच्छा बना सकते हो, ताकि जो डिज़ायर्ड स्टैंडर्ड है उस तक पहुंचने के लिए उसकी जो राह है वो काफ़ी सुगम बन जाए। तो इस सोच से जब आप लेते हैं, आप किसी को ट्रेनिंग करते हैं, आप अपना काम करते हैं, तो देखते हैं कि आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो आजीवन आपके लिए आभार रहते हैं, वो आपके लिए कृतज्ञ रहते हैं, और वो भी एक अच्छे ऑफिसर बनने के राह पे अग्रसर रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आगे हम बात करें, आपको मानवीय सहायता कार्य के लिए भी कई बार सम्मानित किया गया जी, जिसमें 2001 में गुजरात में जब भूकंप आए थे उसके दौरान की गई आपकी मानवीय सहायता के लिए चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ कमोडेशन पुरस्कार से आपको सम्मानित किया गया। उसके बाद आपको महाराष्ट्र में जब बाढ़ आई उसमें किए गए मानवीय सहायता कार्य के लिए कमांडर इन चीफ वेस्टर्न नेवल कमांड से भी आपको सम्मान से नवाजा गया। तो जो प्राकृतिक आपदाओं से उपजा हुआ प्रभाव है, उनसे प्रभाव जो आया उसको आपने कैसे मेंटेन किया, मैनेज किया, और उसका अनुभव आपका कैसा रहा? सबसे पहले आप तो अवगत होंगे कि जब कभी भी कोई आपदा आता है जी, कोई इमरजेंसी कंडीशन आती है कंट्री में, तो सबसे पहले हम लोग याद करते हैं फ़ौज को। बिल्कुल। चाहे भारतीय नौसेना हो या इंडियन आर्मी हो या इंडियन एयरफोर्स। बिल्कुल बिल्कुल। और फ़ौज हमेशा अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती है कि देश की सेवा में केवल हम रक्षा नहीं, ऐसे समय आपदाओं में हम और आगे बढ़ के लोगों की सेवा करें, उनसे जुटें और उनका हम जहाँ तक वहाँ तक सहायता करें। तो इसी दरमियान जब 2001 में बहुत बड़ा भूकंप आया था गुजरात में, तो हमारे शिप को, मैं इंडियन नेवल शिप तीर में था जो एक ट्रेनिंग शिप है जी, उसको मौका मिला कि जाके 15-20 दिन अपने आप को एंकर करके ऑफ द कोस्ट ऑफ गुजरात वहाँ के लोगों को सहायता पहुँचाए। जी, तो हमने वहाँ पे जाके अपने शिप को ले जाके एंकर किया, हमने टीम्स बनाई, वो बोट से जाके लोगों को, जो कई लोगों के पास खाने को खाना नहीं था, लोग बीमार थे, उनको चिकित्सा चाहिए थी, तो हमारी मेडिकल टीम, हमारी टीम्स जो कि होती हैं जो उनको खाना दे, और हमारी टीम्स को उधर 24 आवर्स रहना था, उनको घर बनाने में हेल्प करे, उनकी जो आजीविका चली गई थी उसको ठीक करने में, उनको जो परेशानियां थी उसको दूर करने में। तो हम लोगों को एक एक सेक्टर दे दिया गया था, किसी को एक ज़िले के एरिया, कोई किसी को एक ब्लॉक का एरिया दे दिया गया था, और हमारा एम था कि सबसे पहले जितने भी लोग हैं जो कि भूखे हैं उनको खाना दिया जाए, जो भी इन आपदाओं के कारण किसी कारण से हताहत हुए हैं उनको मेडिकल किट दी जाए, मेडिकल इमरजेंसी किट दी जाए, उनको शिफ्ट किया जाए हॉस्पिटल में, या हमारे डॉक्टर्स उनको ट्रीट करें। और ये काम हमारा 24/7 चलता था। और इस काम में जो हमारे लोग थे उनकी देखभाल करना, जो लोग हताहत थे उनकी देखभाल करना, और ओवरऑल इंश्योर करना कि किसी का मनोबल टूटे नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें हम लोगों ने करीब 15-20 दिन तक दिन रात मेहनत करी। टीम्स का बहुत सारे, जो जितने टीम्स थे सारे मेरे अंडर काम कर रहे थे, मैं इंचार्ज था, जो कि शिप से सारे हमारे संसाधन जाते थे, और अशोर जो कि ज़मीन है वहाँ पे जाके हम लोग सब देखभाल करते थे। तो ये सीखने का भी मौका था, लोगों से जुटने का भी मौका था, और जहाँ तक हो वहाँ तक लोगों के परेशानियों को दूर करने का भी एक बहुत अच्छा अवसर मुझे मिला, जिसमें मैंने काफ़ी सीखा और काफ़ी सेटिस्फैक्शन भी मुझे मिला। बहुत बढ़िया। आगे के सफ़र की अगर हम बात करें तो आपने इंडियन नेवी से VRS लिया, और 5 अगस्त 2020 को आप अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद पे हिंदुस्तान साल्ट और सामर साल्ट भारत सरकार के पद पे आपका मनोनयन हुआ।
जो कि भारत सरकार की एकमात्र गुणवत्ता नमक उत्पादन करने वाली कंपनी है। जी। अगर हम बात करें तो इसमें कहाँ कहाँ किस प्रकार का नमक उत्पादन होता है? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि एक ये मेरे लिए ट्रांजिशन जो था फ्रॉम इंडियन नेवी टू PSU, बिल्कुल या एक एंटरप्रेन्योर बनने का या एक कॉरपोरेशन को चलाने का, एक ये अलग ही अनुभव था। मैं अपने आप को जब आया तो अपने आप को इस लायक नहीं समझ रहा था कि मैं इस कंपनी को अच्छी तरह चला पाऊँगा, क्योंकि मैंने इस ढंग की कोई पढ़ाई नहीं की थी, इस ढंग का मेरा कोई एक्सपोजर नहीं था, मेरी आंतरिक सोच थी जी। लेकिन उसके बाद भी सिलेक्शन कमेटी ने मेरे अंदर कुछ पाया और उन्होंने मुझे इस लायक समझा। तो मैं ये नहीं चाहता था कि मैं अपनी क्षमता को या उनके जो एक्सपेक्टेशंस हैं उस किसी को मैं गलत साबित करूं। जी। तो आके मैंने काफ़ी मेहनत करी, 3-4 महीने कंपनी को जानने की, उसकी अच्छाइयों को जानने की, उसकी परेशानियों को जानने की, उनकी लिमिटेशंस को जानने की, और ये सोचने की ये कंपनी जो पिछले 20 साल से घाटे में चल रहा है, बंद होने के कगार पे है, एक सिक कंपनी के रूप में है दोनों कंपनियां, इसको मैं कैसे ठीक करूं। अनफॉर्चुनेटली हमारे लिए उस समय कोविड भी था जब मैं टेक ओवर किया। कोविड अपने चरम सीमा पे था, पीक पे था, और अगस्त में, और सब जगह सब चीज़ें बंद थी, तो वो मेरी परेशानियों को और भी बढ़ा रहा था। तो मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि जब आपकी परेशानियाँ बहुत हों और आपको मौका मिले तो आप ये सोचिए कि ईश्वर ने आपको अपनी क्षमताओं को और अच्छा करने का मौका दिया है। तो मैंने इस पॉजिटिविटी के साथ से इस काम को शुरू किया। तो जब मैं इस कंपनी में आया तो अपने लोगों को बताया कि अगले 3 साल में ये कंपनी एक मिनी रत्ना बनेगी। आप लोगों को अभी 1996 का 5th पे कमीशन मिल रहा है, अगले 3 साल में मैं आपको 7th पे कमीशन दूंगा, और ये कंपनी देश के अच्छे कंपनियों में से गिनी जाएगी। तो लोगों को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि ये कंपनी बंद होने के कगार पे है, एक आदमी आके ऐसा कैसे कुछ चेंज कर सकता है। लेकिन मैंने उनको विश्वास दिलाने का कि जो भी चीज़ें होती हैं वो काम करना शुरू कर दिया। तो जैसा होता कि अगस्त से लेके मार्च तक, अगस्त 20 से मार्च 21 तक की जो दौड़ थी 6-7 महीने की, इसमें हमने बहुत सारे काम किए, जिसमें कि लोगों का मनोबल बढ़ाया जी। जो प्रोसेसिंग पावर था उसको ठीक किया, बाकी जो हमारी कनेक्टिविटी थी बाकी लोगों से उसको अच्छा किया। उस कारण क्या हुआ कि कंपनी ने उस 6 महीने में जो कंपनी की जो टॉप लाइन और बॉटम लाइन हम बोलते हैं, यानी कंप्लीट रेवेन्यू और प्रॉफिट, वो पिछले 20 साल में सबसे अच्छा हो गया। बहुत बढ़िया। डिस्पाइट कोविड हमने इतना अच्छा किया। तो जो तरीके मैंने अपनाए उन तरीकों पे मुझे विश्वास हुआ, उस तरीकों को लेकर हमने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में चला। उस फाइनेंशियल ईयर में पिछले फाइनेंशियल ईयर से भी 60% इन्होंने अपने टॉप लाइन और बॉटम लाइन को अच्छा किया, एंड अभी 3rd फाइनेंशियल ईयर अभी ख़त्म होने वाला है जी। इस साल भी कंपनी बहुत अच्छा कर रही है, और दोनों टॉप लाइन बॉटम लाइन जो बोलते हैं हमारी कंप्लीट रेवेन्यू और प्रॉफिट बहुत अच्छा है। हमारी जो भी पुरानी लोन्स थी हमने सारी पे कर दी हैं। हमने अपने लोगों को 6th पे कमीशन दे दिया, और इस साल मैं उनको 7th पे कमीशन भी दूंगा। और इस साल हमारी दोनों कंपनियां जून जुलाई तक मिनी रत्ना भी बन जाएंगी। तो यही था कि एक हमने मन में सोच लिया था, और मन में सोचने के बाद में उनको एक लीडर की ज़रूरत थी जो कि पॉजिटिव थॉट के साथ आए और उनको रास्ता दिखाए, और उस रास्ते पे अगर वो किसी कारण से कहीं पे अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहे हों तो उनको ट्रेनिंग दे के, मनोबल दे के मजबूत करें। और उनको वही लोग हैं जो पहले थे जिसके कारण कंपनी लॉस में थी, आज वही लोग हैं जिन्होंने कि अपने अंदर के पोटेंशियल्स को फिर से पहचाना है, अपनी अच्छाइयों को उभारा है, और आज कंपनी बहुत अच्छा कर रही है। और आने वाले मैं कह रहा हूँ 25-30 साल तक ये कंपनी अच्छा करती रहेगी, उसके बियॉन्ड भी करेगी, क्योंकि हमने जो उनके इंटरनल्स होते हैं उसको मजबूत कर दिया है, लोगों के अंदर मनोबल डाल दिया है, उनकी ट्रेनिंग अच्छी कर दी है, जो हमारे फाइनेंशियल कंट्रोल्स हैं उसको अच्छा कर दिया है, और जो प्रोडक्ट इसकी है वो दुनिया की सबसे अच्छी प्रोडक्ट है, जिसकी गुणवत्ता सबसे अच्छी है, उसको भी हमने अच्छा करने के लिए बहुत सारे उपाय किए। बहुत बढ़िया। ये आपके एक कार्य क्षमता, डेडिकेशन को दिखाती है कि कैसे आपने एक लॉस में चलने वाली कंपनी को आज प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बनाया है जी। तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अगर हम नमक की बात करें, वर्तमान में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो मानव जीवन में नमक के सेवन को समझना कितना महत्वपूर्ण है, इसका महत्व को समझना कितना अपने आप में इम्पोर्टेंट है?
मैं इस कंपनी में आने के पहले नमक से मेरा जुड़ाव यही था कि मैं एक नेवल ऑफिसर था और नेवी जो है शिप्स जो चलते हैं समुंदर पे, और समुद्र का पानी नमकीन होता है, मुझे इतना ही पता था और मैं रूबरू नहीं था नमक से। लेकिन मुझे एक नमक की कंपनी, 2 कंपनियां दी गई जिसकी हालत ख़राब थी। तो सबसे पहले मैंने नमक के बारे में काफ़ी गहरी अध्ययन की जी, और यहाँ की जो नमक है उसके बारे में भी। तो अध्ययन की कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपसे अभी शेयर करूँगा। सबसे पहली बात है कि ये जो प्रकृति है इसमें जो हम देखते हैं पृथ्वी में बोला जाता है कि 70-30 या 71% और 29%। तो 71% जो है सलाइन वाटर है, बिल्कुल, जो समुद्र में है, और 29% अर्थ है, जो सॉलिड अर्थ है जी, जिसको कि हम लोग अपने ढंग से पंच तत्व बोलते हैं। तो ये हमारा मैक्रोकॉस्म अगर आप लेके चलिए, तो माइक्रोकॉस्म जो आता है, जो स्मॉलर पार्ट है, हम लोग हैं, ह्यूमन बीइंग्स। बिल्कुल, तो ईश्वर ने हमें ऐसा बनाया है कि हमारे शरीर के अंदर भी 71% सलाइन वाटर है और जो 29% है वो पंच तत्व है। जी, तो मैक्रोकॉस्म का ही हम रेप्लिका हैं एज माइक्रोकॉस्म। तो अब होता है कि जो समुद्र की जो सैलिनिटी है 1035 ppm, सेम सैलिनिटी ह्यूमन बॉडी के अंदर है। और हमारे एक एक सेल, एक एक कोशिका के अंदर भी देखिए आप जी, तो सलाइन वाटर 70% है। जी, जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है उसमें भी सलाइन वाटर होता है। तो इस सलाइन वाटर की गुणवत्ता, इसकी प्योरिटी अगर बनी रहे तो हमारा स्वास्थ्य कम से कम 70% ठीक रहेगा। बिल्कुल, लेकिन आज की आबहवा में हम लोग नमक और उसकी गुणवत्ता पे ध्यान नहीं देते, कुछ भी नमकीन हम खा लेते हैं। तो सबसे पहले इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने ये डिसाइड किया कि हमारी कंपनी की जो भी नमक बनेगी वो सब ऑर्गेनिक होगी, प्राकृतिक होगी। जी, उसमें हम कोई मिलावट नहीं करेंगे। हम इतना अच्छा नमक बनाएंगे कि उसके अंदर जो भी गुण चाहिए उससे ज़्यादा गुण हो। तो अभी जो हम यहाँ पे नमक बना रहे हैं वो नमक प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक जो हम लोग बोलते हैं, ऑर्गेनिक ढंग से बनाते हैं। हम 9 से 12 महीने बनाते हैं, नमक को बनाने में लगाते हैं, और हमने इसके अंदर एक एल्गी इंट्रोड्यूस किया जिसके कारण नमक सेल्फ आयोडाइज हो जाती है। आयोडीन की ज़रूरत पड़ती है, हाँ जी, बाहर में हम कृत्रिम ढंग से आयोडीन डालते हैं, इसमें ये नेचुरल आयोडीन आ जाता है उस एल्गी के थ्रू। और इसकी जो NaCl है वो कंटेंट करीब 98% है। इसके अंदर में करीब 54 रेयर मिनरल्स जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बोलते हैं वो है। इसमें कोई भी ढंग की प्रदूषण की चीज़ें नहीं है जो कि समुद्री नमक में होती है जी, और ये इसकी जो एल्कलिनिटी होती है, जो क्षारीयपन है, वो 9.5 to 10 है। उसके कारण ये नमक जो है दुनिया का सबसे बेहतरीन ऑर्गेनिक नमक है। जी, आजकल हर एक व्यक्ति को एसिडिटी की प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, बिल्कुल। बुलाते हैं कम नमक खाओ। हम बोलते हैं आपको जितना नमक खाना हो खाइए, बिल्कुल, और अगर आप सांभर का नमक खाइएगा तो आपकी एसिडिटी भी ठीक हो जाएगी और आपकी सारी परेशानियां दूर होंगी, क्योंकि हमारा नमक ऑर्गेनिक नमक है। जी, जी, तो नमक एक ऐसा चीज़ है कि मैं सोचता हूँ कि हर एक व्यक्ति को ये जानना चाहिए कि पानी और हवा के बाद में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ नमक है। इसके बिना प्राकृतिक जीवन नहीं चल सकती है, हमारी जीवन नहीं चल सकती। हम दिन में 3 खुराक नमक खाते हैं, 3 टैबलेट खाते हैं, बिल्कुल, हर एक खाने में नमक चाहिए। उसकी हम गुणवत्ता पे अगर ध्यान दें तो हमारा स्वास्थ्य, हमारा शरीर और भी स्वस्थ हो जाएगा। आपके यहाँ सर ये किस किस टाइप का नमक तैयार होता है? जैसे हम सेंधा नमक बोलते हैं, अलग अलग होता है, काला नमक बोलते हैं, ब्लैक साल्ट, तो किस प्रकार के हमारे यहाँ कहाँ आपके यहाँ इसके लिए यूनिट्स हैं आपकी? मेरी जैसी जहाँ तक नॉलेज है, सबसे पहले मैं देशवासियों को कहना चाहूँगा कि नमक के बारे में हम सबका नॉलेज काफ़ी लिमिटेड है। बिल्कुल, और हम कई सुनी बातों को लेके नमक के बारे में जोड़ दें। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि सेंधा नमक क्या होता है। हम जब पुराने ज़माने में हमारा देश एक था, जब कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, हिंदुस्तान का अंग था, उस समय जो नमक सिंध प्रदेश, जहाँ पे कि केवरा माइंस है, वहाँ से आता था, उसको हम लोग गांव के भाषा में सेंधा बोलते थे। सिंध का नमक सेंधा नमक। जी, जी, वो नमक सब जगह जाता था। और दूसरा नमक का स्रोत था हमारा सांभर झील। जी, ये दोनों नमक ही उस समय हमारे देश का जो पॉपुलेशन था करीब 37 करोड़ था। जी, ये दोनों नमक मिलके पूरे देश की रिक्वायरमेंट मीट करती थी। और उस समय सभी लोग केवल प्राकृतिक नमक खाते थे, कोई रिफाइंड नमक नहीं खाते थे, कोई आयोडाइज नमक नहीं खाते थे, नॉर्मल प्राकृतिक खाते, और किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन ओवर द टाइम लोगों ने शुरू कर दिया है आज के समय में
कि आयोडाइज नमक, रिफाइंड नमक, जिसमें कि बहुत सारी परेशानियाँ उसको लेना। लेकिन मैं नमक की क्वालिटी के बारे में बात करें तो एक जो सिंधा नमक है वो सिंध का नमक है। सिंध में आज भी केवरा माइंस से नवाका, जो कि पिंक सॉल्ट के रूप में हम लोग जानते हैं, तो वो एक नमक है। उस नमक की कमी ये है कि वो एक पथरीले जगह से या पहाड़ी जगह से या एक माइन से निकाला जाता है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे हेवी मेटल्स भी होते हैं। जी जी। उसको बिना कुछ किए हुए हम लोग पिंक नमक लेके खाते हैं, लेकिन उस नमक में अच्छाइयाँ भी हैं और बुराइयाँ भी हैं। तो किसी भी नमक को जो आता है ऐसे खानों से, उसको बिना रिफाइन किए हुए नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसकी जो हेवी मेटल से वो हमारे अंदर जाती है, उसका दुष्प्रभाव है। दूसरा नमक है जो कि हम लोग बोलते हैं कि सांभर झील का नमक, उसको झील का नमक कहते हैं। वो या नमक को हमारे प्राकृतिक ढंग में लवण बोला जाता था। लवण जो है उसका आयुर्वेद में भी उपयोग है, और सांभर का जो नमक है उसकी गुणवत्ता इतनी अच्छी है कि सारे प्राकृतिक चीज़ों में या आयुर्वेदिक दवाओं में इसका उपयोग होता है। इस नमक को यूज़ करके हम लोग एक काला नमक बनाते हैं। काला नमक बनाने की प्रथा ये है कि सांभर के नमक को एक आप हांडी में डालिए। हांडी होना चाहिए आपका मिट्टी का। जी जी। उसमें करीब 40 किलो नमक में 4 किलो त्रिफला डालिए और उसको 48 आवर्स तक बंद करके एक उपला और लकड़ी के ऊपर जला के 700 to 800 सेल्सियस तक मेंटेन करना होता है। उसके बाद उससे जो नमक आता है एक पत्थर के रूप में बन जाता है। आपको हांडी तोड़नी पड़ती है और उससे काला नमक बनता है। तो उस काला नमक की बहुत सारी गुण हैं। वही काला नमक यूज़ होता है हमारे सारे आयुर्वेदों में। बिल्कुल। और वो उसमें पाचन शक्ति भी बहुत है, और वो ही सबसे उम्दा नमक है खाने के लिए। इसमें भी कई लोग मिलावट कर देते हैं, तो आपको बाज़ार में एक अच्छा काला नमक मिलने का दिक्कत है। तो उस एक्चुअल काला नमक को हम लोग बनाते हैं, और हम हमारा वो भी एक प्रोडक्ट है जो बेचते हैं। थर्ड है इसके अलावा जो मैंने बोला रॉक सॉल्ट, जिसके बारे में बोला केवरा माइंस। हमारे यहाँ भी मंडी में हमारी अपनी माइंस है, जहाँ से कि हम हिमालयन रॉक सॉल्ट निकालते हैं, और उनको हम लोग पहले घुलनशील बनाते हैं ताकि उसकी जो भी इम्प्योरिटी जो हो सेटल हो जाए, और बाकी नमक को हम सुखा देते हैं। सुखाने के बाद जो बनता है वो हमारे हिमालयन रॉक सॉल्ट, वो स्नो के तरह, बर्फ़ के तरह चमकीला और वाइट होता है। वो भी गुणवत्ता है, गुणों से भरा हुआ है, और बहुत अच्छा नमक है, उसको खाइए। तो कोई भी प्राकृतिक नमक को खाइए तो आप ये आश्वस्त रहिए कि आपको एसिडिटी नहीं होगी। आपको आपका जो स्वास्थ्य है वो कम से कम 80 to 90% ठीक होगा। बिल्कुल। और आप काफ़ी स्वस्थ रहेंगे। तो मेरा यही कहना होगा कि अपने नमक को जानिए, अच्छे नमक का प्रयोग कीजिए, और जहाँ तक हो सके प्राकृतिक नमक खाइए। उससे आप स्वस्थ रहेंगे, आपका परिवार स्वस्थ रहेगा, और देश स्वस्थ रहेगा। बिल्कुल। नमक का आपने इतना महत्व बताया, शायद ही लोगों को इतनी जानकारी होगी, और आजकल हर आदमी कहें कि एक डाइजेशन और एसिडिटी से परेशान है। जी। तो बड़ी ही अच्छी जानकारी। आगे हम बात करें आपकी हॉबीज़ की, तो वाटर स्पोर्ट, मेडिटेशन, रनिंग, मैराथन, तो इन सब में आपको सबसे ज़्यादा आनंद किस में आता है और क्यों आता है? आनंद दो ढंग का होता है। एक होता है शारीरिक जी, और एक होता है मानसिक। तो शारीरिक आनंद के लिए है कि जो भी आप फिजिकल चीज़ें करते हैं उसमें आता है। तो वाटर स्पोर्ट्स जितने भी हैं, जो भी आप कीजिए, चाहे वाटर स्कीइंग हो, सेलिंग हो, सर्फिंग हो, इन सब में मेरा काफ़ी अभिरुचि है, और मैंने इन चीज़ों में नेवी को, कंट्री को रिप्रेजेंट भी किया हुआ है, और मैं इन सब स्पोर्ट्स को काफ़ी एंजॉय करता हूँ। वो फिज़िकल लेवल पे, शारीरिक लेवल पे है। उसी में एक रनिंग भी है। मैं हमेशा से रनिंग को, या जो मैराथन रनिंग है जिसमें करीब 21.1 किलोमीटर दौड़ते हैं, उसमें मैं हमेशा से भागीदारी लेता हूँ, और मेरे कारण मेरी पत्नी, मेरे दोनों बच्चे, एक बेटी एक बेटा, सभी चारों हम सब दौड़ते हैं, और हम लोग चारों मैराथन रनर हैं। तो उसका एक अलग सुप्रभाव होता है, एक तो आपकी मानसिकता पे, एक आपके शारीरिक चीज़ पे, और आप उसके कारण हमेशा फिट रहते हैं। जी। तो ये दो तो हमारे शारीरिक अच्छाई के लिए है। जहाँ तक मानसिकता की बात आती है, तो मानसिक शांति के लिए, मानसिक अच्छाई के लिए एक ही चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो है ध्यान। बिल्कुल। और ध्यान जो है कि योग का एक अभिन्न भाग है, और एक हार्टफुलनेस मेडिटेशन है जिसको कि मैं हमेशा से करते आ रहा हूँ। उसका मैं एक प्रिसेप्टर कम ट्रेनर भी हूँ, और मेरा तो यही संदेश रहेगा कि अगर जीवन को पूरे ढंग से जीना हो, 100% जीना हो, और अपने आप को जानना हो, तो ध्यान कीजिए। उससे फ़ायदा ये है कि आप स्वस्थ रहिएगा, आपके जो कार्य में जो आपकी जो क्षमता है वो 5 गुना, 10 गुना, 100 गुना बढ़ जाएगी। आप देश के एक अच्छे नागरिक बनेंगे,
बिल्कुल। और आप एक परिवार के अच्छे सदस्य बनेंगे, तो हर एक चीज़ का जो सॉल्यूशन है आपको ध्यान से मिल जाता है। एक आप अच्छे नागरिक बन पाते हैं, बहुत बढ़िया। एक अच्छे व्यक्ति बन पाते हैं, और आपका योगदान है वो देश को नहीं पूरे दुनिया में जाता है। बहुत बढ़िया सर, अब समय इजाज़त नहीं दे रहा है, अब अपनी बातचीत को हमें यहीं विराम देना होगा। आपने इतनी अच्छी उपयोगी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। कमल कौशिक जी, मैं काफ़ी का भी आपके लिए धन्यवाद देना चाहूँगा, और मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया, और बहुत बहुत धन्यवाद साहब। दोस्तों, अब वक्त है आपसे इजाज़त लेने का। ऐसे ही किसी अंक में फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दें कोमल कौशिक को। नमस्कार।